ठगबंधन या गठबंधन के पहले 2 एपिसोड में हमने चर्चा की थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पाली पोसी जा रही निषाद पार्टी के कच्चे चिट्ठे की। अब इस तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों वाली पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं और कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पति आशीष पटेल हैं, अपना दल एस के कच्चे चिट्ठे के बारे में। नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पहले के एपिसोड में मैंने इस कुल्हाड़ी वाली कहावत की चर्चा की थी जिसमें कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी को अपनी जाति का मान करके जंगल के पेड़ों ने सिर झुका दिया था अपने गर्दन कटवाने के लिए, ये मानते हुए कि कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी उनकी जाति की है। ये कहावत अपना दल सोलेलाल जैसी पार्टियों के बारे में भी बिल्कुल ठीक बैठती है। 1995 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जो एक बेहद वैचारिक योद्धा थे, वो अपना दल नाम से एक पार्टी का गठन करते हैं। 2016 में उनकी एक बेटी अनुप्रिया पटेल इस पार्टी को तोड़ करके दूसरी पार्टी बना लेती हैं, अपना दल सोनेलाल, और दूसरी पार्टी उनकी पत्नी कृष्णा पटेल के हिस्से में जाती है। नाम रखा जाता है अपना दल कमेरावादी। फिलहाल एक धड़ा समाजवादी पार्टी के साथ में है और एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ में। लगातार 9 साल से अनुप्रिया पटेल वाला धड़ा सत्ता में है। 2014 में यह गठबंधन हुआ था, 2 साल पुरानी वाली अपना दल के साथ चला, 2016 से अब तक नई वाली अपना दल के साथ यह गठबंधन बना हुआ है। तो सवाल यह है कि कुर्मी हिस्सेदारी के नाम पर सत्ता की मलाई, टिकटों की संख्या और मंत्री पद की डीलिंग करने वाली यह पार्टी 9 सालों में इतनी सक्षम क्यों नहीं हो पाई कि वो अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव भी लड़वा सके। यूं ही नहीं कह रहा हूं ये बात। अब हैरत की बात देखिए, कुर्मियों को बरगला करके उनके नाम पर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला रहे अपना दल एस ने अभी तक 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। ठोक करके कह रहा हूं, इन 11 में से 8 प्रत्याशी आयातित हैं। इन 11 में से 6 सीटें सुरक्षित ली गई हैं। एक मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाया गया है और अभी अभी सूचना आ रही है कि चित्रकूट की मानिकपुर विधानसभा से, जहां से इससे पहले बसपा के चंद्रभान पटेल और बीजेपी के आर के पटेल विधायक हो चुके हैं, उस सीट पर अविनाश चंद्र द्विवेदी अपना दल एस के कैंडिडेट होंगे। द्विवेदी जी के बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि उस क्षेत्र के बड़े बालू माफिया हैं, बालू का व्यवसाय करते हैं। इसका मतलब मोटे आसामी और धन्ना सेठ हैं। उनको टिकट देने की वजह क्या होगी यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचने की बात यह है कि वो राजनीतिक दल जो 9 साल से कुर्मी समाज को हिस्सेदारी को लेकर के बरगला रहा है, उसके नाम पर दुकानदारी कर रहा है, इन 9 सालों में वो कितना बढ़ा। 2017 में 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी ये पार्टी, जिसमें महज 3 सुरक्षित सीट इसको दी गई थी। इस बार अनुप्रिया पटेल ने दावा किया लोगों के बीच में बरगलाने के लिए कि हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी, और हिस्सेदारी बढ़ने का मतलब है कि सुरक्षित सीट उनको थमा दी गई। जो अन्य सीटें मिली हैं उनमें भी खेल होना शुरू हो गया। देखिए, किसी भी अन्य वर्ग को सीट देने के मैं कतई खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपकी दुकानदारी जिस जाति को लेकर के है, अगर उसी को आपके यहां समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो जिताऊ कैंडिडेट तो अन्य पार्टियां भी ढूंढ लेती हैं। अनुप्रिया पटेल के समर्थक या यूं कहें भक्त, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। सभी नेताओं ने अपने अपने भक्त पाल रखे हैं। ये बार बार बताने की कोशिश करते हैं, लोगों को ये सब जवाब दिखाते हैं कि अनुप्रिया पटेल ही उम्मीदों का दिया है, और अपना दल के तमाम सारे बैनर पोस्टर में यही स्लोगन लिखा जाता है, उम्मीदों का दिया अनुप्रिया। कुर्मी समाज के लोगों को बताया जाता है कि अगर कोई कुर्मी समाज से मुख्यमंत्री बन सकता है तो अनुप्रिया भी बन सकती हैं। 2017 में भी यह सब जवाब दिखाया गया, 2022 में भी यह सब जवाब दिखाया जा रहा है। अब इन भक्तों को कौन समझाए कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को बैकवर्ड विरोधी बताने वाले यही तमाम लोग अपनी नेता की भक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी नेता का अभियान इस समय एक ठाकुर जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का है। अब भक्तों को खुद समझना है कि कुर्मी समाज की ठेकेदारी के नाम पर वास्तव में किसका विकास हो रहा है, और टिकट की संख्या बढ़ने का मतलब हिस्सेदारी बढ़ रही है या गठबंधन बढ़ रहा है। अब दूसरे पहलू पर बात कर लेते हैं।
अनुप्रिया भट्ट ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर विधायकों की संख्या बढ़ेगी, भले ही वो सुरक्षित हो, मुस्लिम हो, किसी भी वर्ग से आते हो, तो कुल मिलाकर के इस पार्टी का सम्मान बढ़ेगा, तो कुर्मियों का सम्मान बढ़ेगा। कैसे, मैं समझना चाहता हूं। आपने कहा कि विधायक बढ़ेंगे तो दबाव बढ़ेगा। जब विधायक सारे आयातित हैं, जिन लोगों ने 9 साल में आपका झंडा उठाया, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, दरी बिछाई, उन लोगों को तो टिकट बांटे ही नहीं जा रहे हैं। अभी तक का तो खेल यही समझ में आ रहा है। सुबह ज्वाइनिंग हुई और शाम तक गठरी आते ही उनको टिकट थमा दिया गया। जब लड़ने वाले लोगों की निष्ठा, आपकी पार्टी आपके मुद्दों के प्रति है ही नहीं, तो वो आखिर आपके साथ कब तक टिकेंगे, ये इसलिए अब सवाल बन गया है क्योंकि जिन लोगों को आपने पिछली बार लड़ाया था, उन लोगों में कितने लोग आपके पास अब टिक पा रहे हैं, या पिछली बार जिन सीटों पर आपने कैंडिडेट उतारे थे, उन सीटों पर मान लीजिए इस बार आप नहीं लड़ा रहे हैं, तो क्या वो कैंडिडेट अभी भी आपके साथ टिके हुए हैं? अब सवाल ये उठता है कि आप बात कुछ भी करें, लेकिन आपकी राजनीतिक डीलिंग बीजेपी से इसी बात पर टिकी हुई है कि हम कितने कुर्मी वोटों की ठेकेदारी रखते हैं। तो सवाल यह पूछना लाजमी है कि आपके रहने से या न रहने से कुर्मी हिस्सेदारी पर क्या फर्क पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। तमाम सारे अनुप्रिया भट्ट ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अनुप्रिया पटेल का दबाव बढ़ा तो स्वतंत्र देव सिंह जैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो जिस समय भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश सिंह जैसे, विनय कटियार जैसे कद्दावर नेता दोनों प्रदेश अध्यक्ष रहे, ये हुआ करते थे, उस समय तो शायद आप राजनीति भी नहीं करती थी। प्रेमलता कटियार, रामकुमार वर्मा जैसे कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी आप राजनीति नहीं करती थी। कुर्मी समाज से 40-40, 50-50 विधायक बना करते थे, उस समय भी आप राजनीति नहीं किया करती थी। तो आखिर राजनीति कुर्मी समाज की पहले से बढ़ी है या घटी है? इसका उत्तर आपके भक्तों को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। कुछ लोग बताते हैं कि ओम प्रकाश सिंह जब शिक्षा मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे बीजेपी में, तो उनकी यह हैसियत थी कि अब वो अगर चीफ सेक्रेटरी को फोन कर देते थे किसी काम के लिए, तो मुख्यमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह जी भी उस काम को डिनाई नहीं कर पाते थे। मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी में कुर्मी छोड़िए, बैकवर्ड पॉलिटिक्स में क्या किसी की हिम्मत है जो चीफ सेक्रेटरी को फोन कर दे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस काम को डिनाई ना कर पाए? तो आपके भक्तों के शब्दों में समझें तो तमाम कुर्मी लीडरशिप, चाहे वो सपा की हो, बसपा की हो, बीजेपी की हो, सब पंगु हो चुकी है। केवल उम्मीदों का दिया बची हैं अनुप्रिया पटेल। तो कुर्मियों के संदर्भ में ही पूछ लेते हैं कि आपके रहते हुए अमर सिंह पटेल जैसे शानदार सचिवालय के एक कर्मचारी की बर्खास्तगी हो जाती है महज एक फेसबुक पोस्ट शेयर करने के कारण। उस समय आपका क्या रोल था? पीसीएस अंजू कटियार को निर्दोष होते हुए भी जेल भेज दिया जाता है, तमाम सारे सवर्ण अधिकारियों को बचा लिया जाता है, उस समय आपकी क्या भूमिका थी? प्रतापगढ़ कांड में एक कांड पर तो चूंकि नेशनल जनमत में लगातार उसको दिखाया तो आप पहुंची, तमाम बयानबाजी भी हुई, लेकिन अन्य 2 कांड जिनमें कुर्मी समाज के लोगों के घर जलाए गए, एक विद्यालय में तोड़फोड़ की गई, उस कांड में आपकी क्या भूमिका है? या जिस कांड में आप पहुंची थी उसमें आपके द्वारा क्या इंसाफ के लिए बात की गई, यह भी आपको बताना चाहिए। हाल की एक घटना है, बस्ती में एक मार्स हॉस्पिटल है, डॉक्टर रंजीत पटेल, उनकी भतीजी के साथ सिद्धार्थनगर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो मौजूदा, उनके पति जो सीएम के सजाती हैं, उनके ड्राइवर ने छेड़छाड़ कर दी। उसके बाद खुद जाकर के जिला पंचायत अध्यक्ष के पति और उनके गुर्गों ने डॉक्टर रंजीत पटेल और उनके परिवार के साथ मारपीट की। इस कांड में उल्टा रंजीत पटेल के ऊपर ही मामले दर्ज करवा दिए जाते हैं। इस पूरे कांड में आपकी क्या भूमिका थी? अब आपके भक्त सवाल करेंगे कि सपा वाले कहां थे, स्वतंत्र देव सिंह कहां थे? तो जब आपके भक्त ही ये जवाब दे चुके हैं कि अखिलेश यादव तो कुर्मी विरोधी हैं और बाकी बचे बीजेपी, सपा, बसपा सबके कुर्मी नेता पूरे तरीके से मुर्दा हो चुके हैं, तो जो जिंदा नेता है जिसके दम पर यह कुर्मी समाज चल रहा है, उस नेता से सवाल जवाब करना बनता है, क्योंकि आपकी असली ठेकेदारी, असली डीलिंग इसी जाति के नाम पर चल रही है। इसी जाति के नाम पर आप लगातार सत्ता की मलाई चख रही हैं। आप मंत्री हैं, आपके पति
एमएलसी इसी जाति के दम पर हैं। अपना दल एस को मिली 9 सीटों का विश्लेषण करूं उससे पहले जिला पंचायत चुनाव की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अपना दल एस को कहा गया 2 सीटें दी गई हैं, जौनपुर और सोनभद्र। हालांकि दोनों ही सीटें दिलवाने में पूर्व एमएलसी और माफिया कहे जाने वाले विनीत सिंह का रोल बताया गया। कैसे? जौनपुर में कैंडिडेट बनाया जाता है अपना दल की तरफ से रीता पटेल को, लेकिन रीता पटेल इस चुनाव में अपना वोट खुद निर्दलीय प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी को, जो माफिया धनंजय सिंह की पत्नी हैं, उनको दे देती हैं। इसलिए यह एंगल सामने आया कि यह सीट ब्रजेश सिंह ने ही अपना दल के खाते में दिलवाई थी और जिस वजह से दिलवाई गई थी वो पूरा हो गया। माफिया धनंजय सिंह की पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने से जिन कुर्मियों को हिस्सेदारी मिल गई हो उनको मेरा सादर प्रणाम। अब आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र की सीट इनके खाते में गई थी, इनकी तरफ से राधिका पटेल लड़ी थी। उस समय भी कहा गया था कि विनीत सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि उनका खास व्यक्ति मिर्जापुर से जिला पंचायत अध्यक्ष कैंडिडेट था। उसकी वजह यह थी कि आपस में इन दोनों लोगों की डीलिंग यह हुई थी कि मैं इस चुनाव में आपका सहयोग करूंगा, आगे एमएलसी चुनाव में मिर्जापुर सीट से विनीत सिंह का समर्थन अपना दल एस की तरफ से किया जाएगा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जीती अपना दल ने, लेकिन वहां जिंदाबाद के नारे आशीष पटेल के सामने ही विनीत सिंह के लगाए जा रहे थे, इसलिए इन कयासों को और बल मिला। अब आपके द्वारा दिए गए 9 टिकटों पर चर्चा। पहला टिकट फर्रुखाबाद के कायमगंज सीट पर दिया गया है, सुरक्षित सीट है। यहां पर सुरभि को कैंडिडेट बनाया गया है। 16 जनवरी तक समाजवादी पार्टी में थी, 17 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं, उसके 7 दिन बाद ही 24 जनवरी को अपना दल सुबह ज्वाइन करती हैं। शाम को उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। रटी रटाई एक लाइन लिखी जाती है कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। दूसरा, झांसी की मऊरानीपुर सीट, यह भी सुरक्षित सीट है। रश्मि आर्या को यहां से कैंडिडेट बनाया गया है। 16 जनवरी तक सपाई थी, 17 जनवरी को भाजपा की सदस्यता लेती हैं, 29 जनवरी को अपना दल की प्रत्याशी घोषित कर दी जाती हैं। तीसरी सीट कानपुर नगर के अंतर्गत आने वाली घाटमपुर विधानसभा, सरोज कुरील को कैंडिडेट बनाया गया है, सुरक्षित सीट है। यह भी 25 जनवरी को घोषणा करती हैं सरोज कुरील के बसपा छोड़ रही हैं। 27 जनवरी को अपना दल ज्वाइन करती हैं, 27 जनवरी को ही उनको टिकट दे दिया जाता है। रायबरेली की बछरावा सीट, यह भी सुरक्षित सीट है, लक्ष्मीकांत रावत को यहां से टिकट दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अपना दल के नहीं, लेकिन इनको टिकट दे दिया गया है। 5वीं सीट रामपुर की स्वार सीट, 13 जनवरी को यहां से जो कैंडिडेट हैं हैदर अली खान हमजा मियां, नवाब खानदान से आते हैं, मतलब मालदार पार्टी है। 13 जनवरी को कांग्रेस इनको टिकट देती है। 20 जनवरी को अपना दल एस इनको ज्वाइन कराती है और उसी दिन गिफ्ट में टिकट भी दे देती है। हमजा मियां के पिताजी नवाब काजिम अली खान रामपुर सीट पर कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं, लेकिन ये नीतियों से प्रभावित होकर के अपना दल एस ज्वाइन कर लिया था। 6वीं सीट प्रयागराज की 12, यह भी सुरक्षित सीट है। यहां से वाचस्पति पूर्व विधायक को कैंडिडेट बनाया गया है। 30 जनवरी को अपना दल ज्वाइन करते हैं, 4 फरवरी को इनको टिकट का तोहफा दे दिया जाता है। 7वीं सीट नागेंद्र सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं, सपा से टिकट नहीं हुआ। 3 फरवरी को सुबह ज्वाइन करते हैं, 3 फरवरी को शाम को ही कौसाम्बी की चायल सीट से इनको उम्मीदवार बना दिया जाता है। फतेहपुर की बिंदकी सीट से अपने एकमात्र मंत्री जय कुमार सिंह जैकी को प्रत्याशी बनाया हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से वहां करण सिंह पटेल विधायक हुआ करते थे। मतलब बीजेपी के एक कुर्मी विधायक को कम करके अपना दल ने वहां अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। इसके बाद बहराइच की एक सीट आती है नानपारा, राम निवास वर्मा। इन 9 नामों में से एक नाम मेरी नजर में आता है जो वास्तव में अपना दल एस के पुराने कार्यकर्ता हैं और उनको टिकट दिया गया है। अब उनका टिकट सुरक्षित बना रहे तब। वीडियो बनाने के दौरान ही सूचना आई कि 9 टिकटों के अलावा प्रयागराज की सोरांव सीट पर जमुना प्रसाद सरोज जो सुरक्षित सीट है
उनको कैंडिडेट बनाया गया है और चित्रकूट की मानिकपुर सीट पर अविनाश चंद्र द्विवेदी को कैंडिडेट बनाया गया है। और इनमें भी ज्यादातर बीजेपी के नेताओं को टिकट दे दिए गए हैं समाज को केवल बेवकूफ बनाने के लिए कि हमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा टिकट मिल गए हैं। सोचने की बात यह है कि जाति की हिस्सेदारी के नाम पर बनी हुई तमाम सारी पार्टियों को जब खुद मौका मिलता है टिकट वितरण का, तो ये अपनी जाति को हिस्सेदारी देने की बजाय बात करने लगते हैं कि हम जिताऊ कैंडिडेट ढूंढना चाहते हैं। तो तमाम पार्टियां पहले से ऐसा कर रही हैं, आप उनसे अलग कहां हुए। अपना दल एस ने पिछली बार जौनपुर की मणियाहू सीट से लीना तिवारी को कैंडिडेट बनाया था, जबकि हर हाल में वो सीट कुर्मी कैंडिडेट के जीतने लायक थी। जिस जाति की ये पार्टी बात करती है वहां बाहुल्य भी कुर्मियों का है। कई बार वहां से इस जाति के विधायक बनते चले आ रहे थे। लब्बो लुआब यह है कि तमाम लोडर होने के बावजूद एक अदर लीडर की तलाश करने वाला इस कुर्मी समाज के हाथों में केवल झुंझुना हाथ लगा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी यूएसपी यह है कि आपको और आपके भक्तों को कुर्मी और यादव को आपस में लड़ता हुआ दिखाना है। ब्राह्मण और ठाकुर की बजाय कुर्मी समाज के सामने प्रूफ करना है कि तुम्हारा असली दुश्मन सिर्फ और सिर्फ यादव है। इस पूरी रिसर्च के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जाति के आधार पर दलाली करने वाले तमाम सारे बिचौलिए दल चाहते ही नहीं हैं कि हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं की बढ़ोतरी हो, क्योंकि कार्यकर्ता बढ़ेंगे तो अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे और टिकट भी मांगेंगे। इन पार्टियों का तो वजूद यहां तक सीमित है कि अपने जाति के नाम पर कुछ टिकट ले लो, मोटी गठरी ले लो, उन टिकटों को बेच दो। जीत गए तो ठीक है, हार गए तो अगली बार दूसरी विधानसभाओं से टिकट मांग लो। जीत हार समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां जाने, जहां भी सत्ता आती दिखेगी हम तो वहीं से डील कर लेंगे और जाति की ठेकेदारी के नाम पर फिर से टिकट ले लेंगे। जीतो हारो तुम्हारी बला से हमारा काम तो फिट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन जैसे तमाम सारे जाति के दलों को बनवाने में स्थापित पार्टियों की भूमिका नहीं है। निश्चित तौर पर वहां हिस्सेदारी का ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए इन जैसे तमाम सारे राजनीतिक दलों की दुकानें ठीक ठाक चल रही हैं। जितनी जल्दी ये बात स्थापित दलों को, पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं को समझ में आ जाए उतना अच्छा है, वरना ये समाज दोयम दर्जे की जिंदगी और पिछलग्गू पने के लिए अभिशप्त रहेंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।